दिल में ये अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जो ठान लिया सो ठान लिया। हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से साइंस यानी कि विज्ञान के 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने वाले हैं, सॉल्यूशन करने वाले हैं, जो आपके बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारे प्रश्नों को सॉल्यूशन करने का प्रयास कीजिएगा। जो प्रश्न आपसे बच्चों नहीं बनेगा उसको यहीं पर मेरे साथ याद कर लेना, आपको वीडियो के साथ साथ आपको याद कर लेना है और सारे प्रश्नों का आंसर फास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है यानी कि नेगेटिव होती है? तो ध्यान रखिएगा बच्चों, अवतल दर्पण अवतल लेंस इन दोनों की फोकस दूरी नेगेटिव होती है, उत्तल दर्पण उत्तल लेंस इन दोनों की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अगला प्रश्न है, दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है? तो हम लोग सिद्ध किए हैं बच्चों एफ बराबर आर बाई टू। अगर आप लोगों ने नहीं देखा एफ बराबर आर बाई टू, ये प्रश्न 2015 और 2017 में सिद्ध करने को आया था। 5-6 साल से नहीं आया है, हो सकता है ये प्रश्न आपको दोहरा जाए। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से सिद्ध कर लीजिएगा। मैंने चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के आपको समझा दिया है, सिद्ध करा दिया है। तो एफ और आर में सिद्ध क्या दर ये होता है संबंध, एफ बराबर आर बाई टू यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। कभी ये आपको भाषा में दे देगा, कभी आपको सीधा सीधा फॉर्मूला के तौर पर दे देता है क्वेश्चन में। अगला प्रश्न है, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, 25 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा आप लोग, 25 मीटर नहीं तो 25 मिलीमीटर में आप टिक लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, फिर 25 सेंटीमीटर होती है बच्चों। ठीक है, अगला आपका फोर्थ नंबर का प्रश्न है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजारने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो सबसे कम झुकने वाला जो प्रकाश है वो कौन है? तो आपको याद रखना है बैगनी। बैगनी जो रंग है सबसे कम झुकता है, यानी कि आप लोगों ने मूवी देखी होगी बच्चों पुष्पा, पुष्पा में झुकेगा नहीं, है ना? तो उसी प्रकार से ये जो है आपका पुष्पा में झुकेगा नहीं, उसी प्रकार से ये जो आपका बैगनी कलर है ये भी कहता है कि मैं झुकेगा नहीं यहाँ पर। तो सबसे ज़्यादा कौन झुकता है? लाल। सबसे कम कौन झुकता है? बैगनी। अगला प्रश्न है 5वें नंबर का, मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई प्रतिबिंब होती है। मानव के आँख द्वारा जो रेटिना द्वारा जो प्रतिबिंब बनती है बच्चों, जिसको दृष्टि पटल भी बोलते हैं, तो वो कैसी होती है? तो मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा, वो प्रतिबिंब जो होता है वो वास्तविक होता है लेकिन सीधा होता है। वास्तविक और सीधा, ज़्यादातर जो वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं बच्चों वो वास्तविक और उल्टा होती है, लेकिन यहाँ पर आँख के द्वारा जो बनता है ये वास्तविक भी बनता है और सीधा भी बनता है। अगला प्रश्न है 6ठे नंबर का, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है कैसे? किसके कारण, किस घटना के कारण आकाश का जो आपका रंग है वो आपको नीला दिखता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? यानी कि कौन सा दर्पण का प्रयोग करेंगे आप तो वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा आपको मिल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, समतल दर्पण हमेशा वस्तु के बराबर बनाएगा, तो ये आपका नहीं होगा ऑप्शन। उत्तल दर्पण ये हमेशा वस्तु से छोटा बनाएगा, ये भी नहीं होगा। लेकिन अवतल दर्पण है बच्चों, ये वस्तु से बड़ा भी बनाता है, वस्तु से छोटा भी बनाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। 8वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? यानी कि कोई आदमी हो, उसको निकट की वस्तु दिखती हो और दूर की वस्तु नहीं दिखती हो, यानी कि उसको निकट दृष्टि दोष हो, तो उसको किस प्रकार का चश्मा लगाना होगा? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो मुख्य रूप से यहाँ पर आपका अवतल लेंस हो जाएगा बच्चों। अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 9वें नंबर का, निम्नांकित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? यानी कोई एक तार है बच्चों, आप यहाँ पर आप चेक करेंगे कि तार से विद्युत धारा पास हो रही कि नहीं हो रही। तो कैसे करेंगे? आप अपना हाथ से पकड़ लेंगे क्या? नहीं ना, पकड़ लेंगे तो फिर वो कहाँ पहुँचा देगा आपको? ऊपर पहुँचा देगा। तो यहाँ पर ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी है। तो इसको मापने के लिए, इसको पता करने के लिए कि हाँ भाई इस तार से जो है विद्युत धारा पास हो रही है, तो इसके लिए हम लोग क्या कौन सा यंत्र लगाते हैं? गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। कौन सा यंत्र? गैल्वेनोमीटर। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, आगे बात करते हैं जनरेटर जो होता है बच्चों, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। वोल्टीमीटर ये क्या करता है बच्चों? विभवांतर को मापता है। 10वें नंबर का प्रश्न है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो दाएं हाथ के जो अंगूठे का नियम है इन्होंने दिया था मुख्य रूप से इनको फ्लेमिंग साहब ने। किसने दिया था बच्चों? फ्लेमिंग साहब ने। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11वां नंबर का, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है, जो पोटेंशियल होता है विभवांतर, इसका एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट। अच्छा, ओम किसका मात्रक होता है? रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध का। एम्पियर किसका होता है? विद्युत धारा का। कूलाम किसका होता है? तो विद्युत आवेश का यानी कि चार्ज का। चारों का चारों ये आपको एसआई मात्रक पूछा हुआ है। प्रत्येक बोर्ड एग्जाम में आपको एक इन चारों में से एक आपको पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा बच्चों।
अगला प्रश्न है 12वें नंबर का, निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है, यानी कि किस तरह का संयोजन करेंगे आप श्रेणी क्रम की समांतर क्रम जिससे उसका प्रतिरोध बढ़ जाए। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर करेंगे श्रेणी क्रम, जैसे ही श्रेणी क्रम करेंगे तो उसका प्रतिरोध जो है परिपथ का बढ़ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगर आपको पूछेगा कि यदि प्रतिरोध को कम करना है तो क्या करेंगे आप, किस क्रम में जोड़ेंगे, तो समांतर क्रम में। अगला प्रश्न है चुंबकीय बल रेखाओं की प्रकृति होती है, जो विद्युत चुंबकीय जो बल की जो रेखाएं होती है बच्चों वो कैसी होती है, काल्पनिक, वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा काल्पनिक। ये आभासी रेखाएं होती है बच्चों। मान लीजिए कोई चुंबक है और कोई चुंबक है, ये आपका एक चुंबक है, ठीक है। अब इस चुंबक से क्या जा रही है, रेखा जा रही है। तो आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, आंख से नहीं दिखाई पड़ता है ना। जिस समय चुंबक को देखते हैं तो क्या उसमें किसी प्रकार की आपको रेखाएं दिखती है, नहीं दिखती है, लेकिन वो कैसी रहती है, वो काल्पनिक होती है। अगला प्रश्न है किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कभी कभार आपको पूछ लिया जाता है किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है। किलोवाट घंटा विद्युत किसका बच्चों, विद्युत ऊर्जा का होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी ऑप्शन आपका राइट बिल्कुल हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15वें नंबर का, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत इसमें से बताना है आपको। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी आपका सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा बच्चों नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहेंगे। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत उसको कहते हैं जो जो है मुख्य रूप से हमेशा हमेशा के लिए विद्यमान रहना है, यानी कि जिससे हम क्या करते हैं, जिसका भंडारण हो ऊर्जा का वो असीमित होती है, अनिश्चित मात्रा में होती है, उसका समापन संभव नहीं है, मतलब कि वो लगातार चलते रहेगा, है ना। बाकी कोयला ये सब प्राकृतिक गैस ये सब क्या हो जाएगा बच्चों, एक समय के बाद समाप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। किस लेंस को अपसारी लेंस कहेंगे आप। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। अवतल लेंस को अपसारी लेंस, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है। तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण में आता है बच्चों लाल, हरा और नीला। तो यहाँ पर आपका लाल, हरा, नीला तीनों दिया हुआ है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 18वें नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो नेत्र का जो रंगीन भाग होता है वो होता है बच्चों आपका आइरिस। कौन होता है बच्चों, आइरिस। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन आपका डी दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1 HP बराबर होता है 1 हॉर्स पावर कितना के बराबर होता है। तो 1 हॉर्स पावर जो है मुख्य रूप से 746 वाट के बराबर होता है। ये सारे मुख्य रूप से ये सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। कोई प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है, सारे प्रश्नों को यहाँ पर हल करते हुए जाना है। जो प्रश्न याद नहीं आपको नहीं मालूम है जल्दी से अपना माइंड में याद करना रखना शुरू कर दीजिए, ठीक है। वीडियो के लास्ट तक जब मैं आपको 50 का 50 सॉल्यूशन करा दूंगा वहां पर आपको बताना है कि टोटल आपके कितने मार्क्स आए, ठीक है। इससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरे बच्चों की जो तैयारी है वो किस प्रकार से हुई है और कितने मार्क्स आने की संभावना है, ये मुझे थोड़ा सा अनुमान लग जाएगा। अगला प्रश्न है मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है बच्चों आवर्धित ग्लास, वो कौन सा होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। अवतल लेंस को ही मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं, आवर्धित ग्लास बोलते हैं। अगला प्रश्न है जब किसी चालकता से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होता है, यानी कि कोई एक तार है और इस तार से विद्युत धारा पास हो रही है, विद्युत धारा पास होती है, तो इस तार से जो विद्युत धारा पास होती है तो इसमें जो प्रवाहित जो गतिशील जो कण होता है उस वो कौन सा होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं बच्चों, गति करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, जो विद्युत धारा का वाहक होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा यानी एच एम्पियर घटना यानी घंटा यानी कि आपका आई। एम्पियर मतलब कि क्या है बच्चों, विद्युत धारा यानी कि करंट, इलेक्ट्रिसिटी, है ना। आई और टी यानी कि टाइम। एच क्या है बच्चों, टाइम। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्यू बराबर आई टी यानी कि चार्ज, आवेश का ऐसा मात्रक होता है, आवेश का ऐसा मात्रक होता है एम्पियर घंटा। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आवेश कहाँ पर दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है। ये सारे प्रश्न भी आपको कई बार पूछा जाता है, आप कंफ्यूजन में चले जाते हैं बच्चों। ध्यान रखिएगा ये सारे प्रश्न को कैसे सोल्यूशन करेंगे आप लोग। इस प्रकार का प्रश्न जब भी देगा आपको सीधा सीधा फॉर्मूला याद कर लेना है। तो फॉर्मूला याद करेंगे, कैसे याद करेंगे, तो वाट। वाट किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर यानी कि पावर। पी बराबर क्या होता है, तो पी बराबर होता है कार्य करने की दर यानी कि डब्ल्यू बटे टी। डब्ल्यू मतलब कि जूल और जूल बटे टी यानी कि समय सेकंड। जूल प्रति सेकंड को क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। तो हमारा जूल प्रति सेकंड कहाँ पर दिया हुआ है, वाट के बराबर। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्युत धारा का मात्रक है। जो विद्युत धारा होता है इसका मात्रक क्या होता है, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा एम्पियर। और वोल्ट किसका मात्रक होता है, तो अभी हमने ऊपर में बताया था आपको, वोल्ट विभवांतर का होता है, ओम जो है रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का होता है, वाट जो है इलेक्ट्रिक पावर का होता है। अगला प्रश्न है 25 नंबर का ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है, यानी कि कौन सा गैस जो है मुख्य रूप से ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। 26 नंबर का प्रश्न है शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया। आपको बताना है भोजन जो हमारे शरीर में पचता है किस प्रकार की अभिक्रिया होती है इसमें।
उपचयन, संयोजन, विस्थापन, अपचयन। तो यहाँ पर आपका क्या होता है बच्चों, जो हमारा भोजन जाता है मुख्य रूप से वो C6H12O6 के रूप में, ग्लूकोज के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में। और ये किसके साथ अभिक्रिया करती है? ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ किसी भी पदार्थ का जुड़ना, ऑक्सीकरण, जिसको बोलते हैं उपचयन। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर का, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है। यानी कि जब कली चूना, यानी कि मार्केट से जो हम लोग चूना खरीद करके लाते हैं बच्चों, सूखा पाउडर, दीवारों को सफेदी करने के लिए, पेंट करने के लिए, तो उस चूने में जब पानी, ये क्या डालेंगे हम उसमें, पानी डालेंगे। तो पानी डालेंगे तो यहाँ पर मुख्य रूप से अभिक्रिया होगी। तो कौन सी अभिक्रिया होती है? ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, उस विस्फोटक, इनमें से कोई नहीं। तो जैसे इसमें पानी डालेंगे बच्चों, एकदम पूरा का पूरा बर्तन हीट हो जाता है, यानी कि गर्म हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि हमको ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ है। और ऊष्मा का उत्सर्जन जिस अभिक्रिया में होता है उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील है? सबसे अधिक क्रियाशील को का बात आपको बताना है। कॉपर, पारा, सिल्वर या फिर गोल्ड? गोल्ड बच्चों ये आपका सबसे कम क्रियाशील है। सिल्वर इससे इसी के साथ आता है। पारा और कॉपर में बताना है, तो कॉपर यहाँ पर सबसे अधिक हो जाएगा इन चारों की तुलना में। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न है, चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चूना जल यानी कि जब हम लोग कली चूना, यानी कि जो मार्केट से चूना खरीद करके लाए और उस चूना जल में जब पानी डाल दिए तो यहाँ पर आपका सूत्र बन गया, एक कोई कोई कंपाउंड बना, यौगिक बना। इस यौगिक का सूत्र पूछ रहा था। इस यौगिक का सूत्र होता है CaOH का होल 2। CaOH का होल 2, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, इसी को बोलते हैं बखड़ा चूना। तो ये आपको क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, CaOH का होल 2। इसको आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि भखड़ा चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? भखड़ा चूना। तो याद रखिएगा CaOH का होल 2। आपको पूछा जाता है कि बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? तो यही होता है बुझा हुआ चूना का। बुझा हुआ जो चूना होता है इसका भी सूत्र CaOH का होल 2, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न 30 नंबर का, कोई विलय लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान होगा। तो क्या कर रहा है बच्चों, लाल लिटमस को कैसा कर रहा है? नीला कर रहा है। तो लाल लिटमस को नीला कर रहा है मतलब कि वो क्षार होगा, और क्षार का पीएच मान हमेशा 7 से ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर 7 से ज़्यादा जिसमें दिख रहा है आपको, वहीं पर देख लीजिए। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिया हुआ है, एक जगह है आपका 10 और एक जगह है 11। ये तो 5 आपका 7 से कम है, तो ये होगा नहीं, और डी तो कोई बात ही नहीं है। 11 और 10 में कौन होगा बच्चों? तो हम लोग को मालूम है जिसका वैल्यू ज़्यादा वो ज़्यादा क्षार होगा। तो यहाँ पर 11 जो ज़्यादा क्षारीय है, तो इसलिए ये जल्दी बदलेगा। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 31 नंबर का, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोग बंधन होते हैं? एल्काइन, एल्काइन मतलब कि जैसे मैं बोल लूँ एथाइन, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। तो एथाइन का अगर सूत्र देखेंगे तो C2H यहाँ पर बन जाता है C2H2। अब C2H2, तो यहाँ पर हम लोग अगर कार्बन कार्बन के बीच देखेंगे बच्चों तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है, क्योंकि एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ, और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, तो 3 बॉन्ड का निर्माण होता है, 3 बंधन बनता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आपको पूछे इसी प्रकार से कि एल्किन, एल्कीन के बीच, एल्कीन के 2 कार्बन के बीच कितने बॉन्ड बंधन बनते हैं? तो एल्कीन के 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनते हैं। एल्केन के बारे में पूछेगा तो एल्केन में सिंगल बॉन्ड बनता है। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? ये क्वेश्चन आपको काफ़ी बार पूछा हुआ है, बायोलॉजी में भी पूछा हुआ है, केमिस्ट्री में भी पूछा हुआ है, कहीं भी आ जाता है ये दोनों किताब में से। तो आपको याद रखना है, जो ग्लूकोज होता है इसका सूत्र होता है काफ़ी सिंपल है, C6H12O6। कभी कभार आपको पूछ लिया था बच्चों C6H12O6 में कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? तो ग्लूकोज में C6 देखते हैं, तो C6 मतलब कि कार्बन के 6 परमाणु होते हैं। अगला प्रश्न है, उच्च वसीय अम्ल, उच्च वसीय जो है अम्ल, यहाँ पर गलत हो गया बच्चों, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। यहाँ हम लोग कर दिया गया है बच्चों, तो आप लोग सही कर दीजिएगा। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि सोडियम का लवण होगा, और अगर उच्च वसीय होगा तो वो होगा साबुन। क्या होगा बच्चों? साबुन। और उच्च वसीय अम्लों के यदि वहाँ पर सल्फोनेट लवण लेंगे तो वो हो जाता है अपमार्जक। सल्फोनेट लवण लेंगे तो अपमार्जक, साब, और सोडियम का लवण लेंगे तो साबुन बन जाएगा। बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। जो बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक है वो किसका मूलक है? तो ये आपका हो जाएगा एल्डिहाइड का। अल्कोहल का क्या होता है? अल्कोहल का होता है बॉन्ड OH। कीटोन का क्या होता है? कीटोन का होता है बच्चों बॉन्ड CO। ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड रहता है। चलिए आगे बात करते हैं 35वें नंबर का, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्व की परमाणु त्रिज्या क्या होती है? तो जब भी आप बाएं से दाएं जाएंगे बच्चों, बाएं से दाएं, तो तत्व के जो जितनी भी तत्व होती है उनकी परमाणु का जो त्रिज्या होता है उसमें लगातार क्या होती है? कमी आती जाती है। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर इतना बड़ा है, उसका त्रिज्या इतना है, यानी कि वृत्त की तरह इतना त्रिज्या है, तो यहाँ पर अब उससे छोटा हो जाता है और उससे छोटा होता है साइज। तो साइज छोटा होगा तो यहाँ पर क्या होगा? त्रिज्या भी घटेगा, तो घटती जाती है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 36 नंबर का, सिलिकॉन है। सिलिकॉन आपका क्या है? तो सिलिकॉन मुख्य रूप से आपका एक उपधातु है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सिलिकॉन का ही उपयोग बच्चों सौर सेल, यानी कि सौर सेल का जो उपयोग किया जाता है सोलर एनर्जी को विद्युत एनर्जी बदलने के लिए,
उसमें मुख्य रूप से सिलिकॉन का प्रयोग किया था, ये भी क्वेश्चन आप लोग को पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक होती है? विद्युत धनात्मक तत्व है। इन चारों तत्वों में से आपको बताना है विद्युत धनात्मक। आपको मैं बता दूं बच्चों, विद्युत धनात्मक जो होते हैं वो सारे धातु होते हैं, जितने भी धातु होते हैं सभी विद्युत धनात्मक होते हैं। अब इन चारों ऑप्शन में धातु देख लीजिए, अगर धातु है तो विद्युत धनात्मक होगा। कार्बन एक अधातु है, ये नहीं होगा। क्लोरीन एक अधातु नहीं होगा। फॉस्फोरस एक अधातु है, नहीं होगा। सोडियम एक धातु है, ये विद्युत धनात्मक होता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है टिहरी बांध का निर्माण किस किस प्रदेश में किया गया है? तो टिहरी बांध का जो निर्माण किया गया है इन चारों राज्यों में से बताना है आपको। तो मैं जब ज्योग्राफी आप लोग को पढ़ाया बच्चों, मैंने वहाँ पर बताया था आपको कि टिहरी जो है, टिहरी एक जिला है आपका, कहाँ का? तो ये मुख्य रूप से टिहरी गढ़वाल नाम का जिला है उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में ही एक आंदोलन चलाया गया था टिहरी गढ़वाल नामक क्षेत्र में। कौन सा आंदोलन आप लोग को याद होगा सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन चलाया गया था। तो टिहरी बांध उसी जिले में निर्माण किया गया बच्चों। टिहरी बांध कौन सा? तो उत्तराखंड आपका राज्य हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए, चिपको आंदोलन के बारे में आप लोग पढ़ लिए होंगे, ज्योग्राफी में नहीं पढ़े हैं तो जाकर के देख लीजिएगा, मैं पढ़ा दिया हूँ। निम्नांकित में से किस धातु को किरोसिन में डुबा करके रखा जाता है? यानी कि कौन सी ऐसी धातु होती है जिसको किरोसिन में डुबा करके रखा जाता है? ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। 3 ऐसी धातु है जिनको किरोसिन में डुबा करके रखा जाता है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ये तीनों धातु को किरोसिन में डुबा के रखा जाता है क्योंकि ये काफ़ी क्रियाशील होती है। यदि इसको वायु में रखा जाता है तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जल जाता है, और यदि इसको पानी में रखा जाता है तो बहुत ही खतरनाक उष्माक्षेपी अभिक्रिया कर देती है, इसलिए इसको किरोसिन में डुबा करके रखा जाता है। तो यहाँ पर आपका चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका सिर्फ सोडियम दिया हुआ है। जहाँ पर आपको लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तीनों देगा तो तीनों पर आपको टिक मारना है, जहाँ पर सिर्फ सोडियम देगा तो सोडियम पर मारना है। अगला प्रश्न है अपमार्जक से बनाए जाते हैं, जो भी अपमार्जक होते हैं बच्चों उससे क्या बनाते हैं? सर्फ एक्सल, शैम्पू, इजी सर्फ या फिर उपरोक्त सभी। तो मुख्य रूप से जो अपमार्जक होते हैं बच्चों उससे सर्फ एक्सल का निर्माण किया जाता है, जिससे हमारे कपड़ों की धुलाई आसानी से हो जाती है। कपड़ों में बैठे जो मैल होते हैं जल्दी से उतरते नहीं है, इसलिए वहाँ पर जो है पानी की कठोरता को लवणता जो होती है उसको खत्म करने के लिए अपमार्जक का प्रयोग करते हैं। अपमार्जक क्या होते हैं? तो उच्च वसा अम्लों के क्या है? सल्फोनेट लवण है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका शॉर्ट सेल में किसका उपयोग होता है? जो शॉर्ट सेल होते हैं बच्चों अभी ऊपर में मैंने बताया था, तो शॉर्ट सेल में मुख्य रूप से सिलिकॉन उपधातु का प्रयोग करते हैं। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नाभिकीय ऊर्जा में यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और प्लूटोनियम का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा था कि नाभिकीय ऊर्जा में किस धातु का प्रयोग करेंगे? तो यूरेनियम और प्लूटोनियम। 42 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? तो यहाँ पर आपका एलपीजी करते हैं, बायोगैस इसका भी प्रयोग होता है, कोयला तो आप लोग देखते हैं बच्चों, लेकिन जो सीएनजी होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका प्रयोग मुख्य रूप से खाना बनाने के लिए नहीं किया जाता है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से गाड़ियों को चलाने में किया जाता है बच्चों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी जो है सीएनजी से चलने वाली बहुत सारी गाड़ियों का मतलब कि ये हो गया है, ज़्यादातर गाड़ियाँ अब सीएनजी से भी चलने वाली है क्योंकि ये काफ़ी कम दूषित करती है हमारे पर्यावरण को। और सीएनजी अगर आपको पूछे कि सीएनजी में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है, तो सीएनजी में मुख्य रूप से मीथेन गैस पाया जाता है, जिसका सूत्र होता है CH4, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 43 नंबर का मानव विरेचक किस प्रणाली का एक हिस्सा है? जो मानव का विरेचक है वो किस प्रणाली का एक हिस्सा है? पोषण, शोषण, उत्सर्जन, परिवहन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्सर्जन। और अगर आपका बोले कि फेफड़ा किस प्रणाली के अंतर्गत आएगा? तो शोषण के अंतर्गत फेफड़ा, ठीक है बच्चों। और हृदय किसके अंतर्गत आएगा? तो परिवहन के अंतर्गत आएगा। और अगर आपको कहेगा कि विरेचक का जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं नेफ्रॉन। और तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं न्यूरॉन। क्या बोलते हैं उसको? न्यूरॉन। अगला प्रश्न है 44 नंबर का शोषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो शोषण के दौरान आपका कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस निकलती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन आपका। बी में कार्बन मोनोऑक्साइड है बच्चों, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है CO, जो गाड़ियों से निकलती है बच्चों। गाड़ियाँ जो चलाई जाती है या टायर को जलाते हैं ना, टायर को, किसी भी गाड़ी के टायर को जलाएंगे या जूते को जलाएंगे, आपको एक अजब तरह का स्मेल आएगा। या फिर एक पॉलीथीन को जलाते हैं तो बहुत अलग तरह का दम घुटने वाली गैस निकलती है, आपके सांस लेते हैं तो खींचते हैं तो अजब टाइप का, तो वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 45 नंबर का फलों को पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया था? यानी कि फलों को पकाने के लिए कौन सा यहाँ पर उपयोग मुख्य रूप से किया था? किसका उपयोग? तो एथिलीन का प्रयोग किया था। एथिलीन का सूत्र क्या होता है? तो C2H4 होता है बच्चों एथिलीन का सूत्र। अगला प्रश्न है न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है, यानी कि न्यूरॉन का कौन से हिस्से से मुख्य रूप से जानकारी हासिल की जाती है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका डेंड्राइट के द्वारा ही जानकारी हासिल की जाती है। 47 नंबर का प्रश्न है निम्नांकित में से कौन आपातकालीन हार्मोन है? ना आपातकालीन हार्मोन का नाम बताना आपको, यानी कि किसी समय भी ये रिलीज हो जाता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एड्रीनेलिन को आपका आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। 48 नंबर का प्रश्न है बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल में न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और जल्दी से सब किसी को शेयर कर दो, अपने भाई बंधु को, कोई भी अगर 9-10 स्टैंडर्ड में है तो, ठीक है। चलिए लाइक कर दीजिए, अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक करना लाइक नहीं करते बच्चों, ऐसे ही देख करके चले आए तो लाइक भी कर दीजिए। निम्नांकित में से कौन सी जो है अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया नहीं है, अनैच्छिक दो तरह का क्रिया होती है, एक होती है ऐच्छिक और एक होती है अनैच्छिक।
अनैच्छिक बोलते हैं मतलब कि वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो आपका होकर के रहेगा। और एक होता है ऐच्छिक, ऐच्छिक मतलब होता है वो आपके कंट्रोल में। जैसे बच्चों अभी आप लोग मैट्रिक में है, आप लोग जो है रजिस्ट्रेशन करने के लिए गए थे, तो वहाँ पर आप लोग को एक फॉर्म दिया गया था, उसमें बोला था कि आप लोग जो है ऐच्छिक विषय का चयन कर सकते हैं। ऐच्छिक विषय में आप लोग अलग से कुछ ले सकते हैं, मैथ ऐच्छिक विषय ले सकते हैं, इस प्रकार से। लेकिन वो आपके इच्छा अनुसार, लेंगे तो लेंगे, नहीं लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐच्छिक मतलब कि आपके इच्छा अनुसार चलेगा, और अनैच्छिक मतलब कि आपके इच्छा अनुसार नहीं चलेगा, मतलब कि लेना ही पड़ेगा आपको। जैसे मैट्रिक में मैथ, साइंस, सामाजिक विज्ञान, ये सब आपको लेना ही पड़ेगा, ये आपके इच्छा अनुसार नहीं चलने वाला है। तो इस प्रकार से अनैच्छिक और ऐच्छिक समझ में आ गया तो आप आसानी से यहाँ से बता देंगे। उल्टी ये क्या है कि ऐच्छिक हो गया कि अनैच्छिक, ये अनैच्छिक हो जाएगा बच्चों, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर आपका सिर चकरा रहा है तो 100% उल्टी आएगा ही। अत्यधिक लाड़ आना, ये भी आपके कंट्रोल में नहीं है। अब किसी का प्रकृति होती है कि किसी को ज़्यादा लाड़ आ जाता है, किसी को कम आता है। दिल धड़कन बच्चों, दिल का जो दिल जो धड़कता है, क्या इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये भी आपका अनैच्छिक है। चबाना, चबाना ये आपके इच्छा के अनुसार है बच्चों, आपको मन कर रहा है चबाओ, नहीं मन कर रहा है तो निगल लो, ऐसे ही मत खाओ। तो यहाँ पर आपका ये अनैच्छिक क्रिया नहीं है, बल्कि ये आपका ऐच्छिक क्रिया है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 49 नंबर का प्रश्न है, मानव में गर्भ की अवधि होती है। मानव में जो शिशु यानी जो बच्चा मुख्य रूप से माँ के पेट में जो पलता है बच्चों, तो टोटल पूर्ण रूप से विकसित होने में कितना दिन उसको लगता है? 270 दिन, 290 दिन, 200 दिन या फिर 245 दिन। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 9 महीना। 9 महीना में कितना दिन होता है बच्चों? तो 9 गुना 30 दिन कर दीजिए, 9 या 27, लगभग लगभग 270 दिन होता है बच्चों। 270 दिन कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ हमारा? बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 50वें नंबर का, ब्रेन हैमरेज की मुख्य कारण क्या है? जो ब्रेन हैमरेज होता है बच्चों, तो ये इसका मुख्य रूप से कारण क्या होता है? हाइपोटेंशन, हृदयाघात, हाइपरटेंशन, पक्षाघात। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइपरटेंशन, यानी कि ब्लड प्रेशर को हाइट यानी कि हाई हो जाए बच्चों। रक्तचाप जो होता है बच्चों बहुत ही नॉर्मल, सामान्य से बहुत ज़्यादा अधिक हो जाता है, तो उसी समय ये क्या होती है? ब्रेन हैमरेज की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपको ऑलरेडी पूछा हुआ है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा होगा ये सेशन आप लोग को। मुझे लगता है बच्चों कहीं पर किसी प्रकार की समस्या आप लोग को नहीं आई होगी। अगर कहीं पर किसी प्रकार की आप लोग को समस्या है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं 100% सोल्यूशन करने का प्रयास करूंगा। चैनल में न्यू है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्त भाई बंधु को जल्दी से शेयर कर दो, वीडियो अच्छे लग रहे तो लाइक कर दो, अच्छी तरह से पढ़ाई करो, क्योंकि बच्चों ये अंतिम दिन है आपका। आप जितना मेहनत करेंगे इन दिनों में, तो इसी का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, और 100% आपके माता पिता इससे आपसे खुश होंगे बच्चों। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।